देखो भाई, पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ा था। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। और एक क्या था, F इज इक्वल्स टू बिल साइन थीटा। ठीक है, थीटा 90 हो जाएगा तो साइन 91, देन F इज इक्वल्स टू बी आई एल। ये फॉर्मूला हमने किया था और इसके ऊपर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल किए थे। अब हमें क्या करना है, हमें ये बी फाइंड आउट करना है। हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने का सिर्फ एक तरीका है, एक रूल है, और वो रूल का नाम है बायोट सावर्ट लॉ। इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये सिर्फ एक स्मॉल लेंथ के लिए ही वैलिड है। dB is equals to म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, हमने इसके लिए क्या किया था, इस तरह से एक इरेगुलर शेप का कोई कंडक्टर लिया था जिसमें से आई करंट फ्लो कर रहा था। आई करंट, यहाँ पे हमने एक स्मॉल लेंथ कंसीडर की थी ये, जिसका नाम था dl। इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो आई dl की डायरेक्शन ये हो गई। हमें इस पॉइंट P पे एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो यहां से लेके यहां तक आई dl की डायरेक्शन ये है, r की डायरेक्शन ये है। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल है थीटा। ठीक है, ये गिवन है, ये फॉर्मूला हम पहले कर चुके। लेकिन लिमिटेशन क्या है कि ये सिर्फ एक स्मॉल लेंथ के लिए कंसीडर है, स्मॉल लेंथ के लिए ही वैलिड है। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई और तरीका नहीं है तो हम यही वाला तरीका लगाएंगे, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए कहाँ फाइंड आउट करना है, करंट की डायरेक्शन तो ये है, तो या तो हम इसके लेफ्ट साइड फाइंड आउट करेंगे या राइट साइड। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट P कंसीडर किया जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और इस यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको हमने नाम दे दिया R। इस डिस्टेंस को क्या नाम दिया, R। यहाँ पे एक स्मॉल लेंथ है dl और इसमें से I करंट फ्लो कर रहा है। इनको हमने नाम दे दिया, इसको नाम दिया ऊपर वाले को A, इसको B, इसको C, इसको E, इसको P दे रखा है। ठीक है भाई, हमने क्या किया, C और P को ज्वाइन करवा दिया, हमने C और E को ज्वाइन करवा दिया। वैसे ये C और E बहुत क्लोज है। ठीक है, अब C से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे और इस पॉइंट को नाम दे दिया D। अब देखो हमें क्या करना है, ये dl के लिए तो हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, लेकिन हमको चाहिए कि हम इस पूरे के लिए निकालें। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम छोटी छोटी लेंथ कंसीडर करें, जैसे ये लेंथ कंसीडर की थी ऐसे ही ये कंसीडर करें। अब इन दोनों का निकल गया, इन दोनों को जोड़ दो। इसके बाद यहाँ पे भी एक स्मॉल लेंथ कंसीडर करो, इसका निकालो, इनमें जोड़ दो। एक नीचे कंसीडर करो इसी तरह से, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालो और जोड़ दो। इसका मतलब क्या है, कंप्लीट के लिए अगर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। और सम के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट। और इंटीग्रेशन के लिए हमको क्या चाहिए, लिमिट चाहिए, एक अपर लिमिट के ऊपर कहां से कहां तक जा सकता है और एक लोअर लिमिट। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को इससे मिला दिया, तो ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर एक एंगल बना रहे, इस पॉइंट को इससे कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे भी एक एंगल बना रहा है। इसका मतलब ये एंगल क्या कर रहा है, ये एंगल डिसाइड कर रहा है कि इस कंडक्टर की लेंथ कितनी होगी। अभी अगर ये एंगल इतना है तो ये डिसाइड क्या कर रहा है कि ये ए तक जाएगा। अगर इसको हम कम कर दें, यहाँ तक कर दें, तो ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। अगर इसको बढ़ा दें, यहाँ तक कर दें, तो ये कहाँ तक जाएगा, ऊपर तक। क्लियर, तो ये एंगल क्या कर रहा है, लिमिट डिफाइन कर रहा है। हम यहाँ से इस लाइन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इसको हमने पॉजिटिव बोल दिया, प्लस एंगल को किस में दिखाया, फाई में, प्लस फाई 1। ये नीचे की तरफ आ रहा है ये वाला एंगल, तो इसको हमने नाम दे दिया माइनस फाई 2। तो अपर लिमिट हमारी कितनी हो गई, प्लस फाई 1, लोअर लिमिट कितनी होगी, माइनस फाई 2। प्लस माइनस इसलिए है क्योंकि यहाँ से हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं।
इसलिए प्लस और माइनस है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला है। गिवन क्वांटिटीज क्या है, देखो ये लेंथ dl है, ये लेंथ r है, यहां से लेके यहां तक, c से लेके p तक और d से लेके p तक कितना है, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल टू है स्मॉल r मान लिया इसको हमने, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, ये दोनों पास पास हैं, इसलिए हमने cp और dp, c से लेके p, d से लेके p और ये e से लेके p तीनों को बराबर मान लिया r के। ठीक है भाई, ओके। जो यहां से यहां तक एंगल है, देखो ये वाला φ1, ये वाला -φ2, और जो ये एंगल है जहां पे देखो मैंने दो लाइनें लगाई है, ये एंगल कितना है फाइव, और जो ये बीच वाला एंगल बच गया ये कितना है d5 स्मॉल एंगल। ठीक है, अब हमें ये सारी वैल्यूज गिवन क्वांटिटीज की टर्म में लेके आनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो ये है CED, इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं, कंसिडर ट्रायंगल CED। ठीक है, इसको बड़ा करके देखो तो C पॉइंट यहाँ पे है, E पॉइंट यहाँ पे है, D पॉइंट यहाँ पे है, जूम करके हमने इसको ऐसे मिला दिया। ये देखो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ये सीधा दिख रहा है बट हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, और एक एंगल ये है थीटा, तो ये क्या बन गया बेस, ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या बच गया हाइपोटेन्यूज। ये C से लेकर D तक लेंथ कितनी है dl, तो हमने इसके अंदर साइन अप्लाई कर दिया, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर कितना है, सॉरी ये E पॉइंट था और ये D पॉइंट था, C से लेके E और D, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया CD और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया dl। तो यहाँ से CD की वैल्यू कितनी आ गई dl साइन थीटा। इसको अगर हम इक्वेशन 1 बोलते हैं तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है भाई, अच्छा इस इक्वेशन 2 का यूज हमने कहा किया इक्वेशन 1 में, dl sin थीटा की जगह हमने cd पुट कर दिया, तो इस पूरे को रब करके cd की वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, dl sin थीटा, इसको हटा दिया, इसकी जगह क्या आ गया cd। ठीक है, ये बाकी सारा साफ। अच्छा भाई, अब हमने क्या किया, कंसीडर ट्रायंगल PBC, ट्रायंगल PBC, PB एंड C। अच्छा भाई, यहाँ पे ये एंगल कितना है फाई है। ठीक है, अगर इसमें हम कोस फाई निकालें तो क्या निकलेगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें बेस कौन सा है ये वाला, मतलब r, ये डिस्टेंस कितनी है r, हाइपोटेन्यूज कितना है ये स्मॉल r। ठीक है भाई, क्या हम कहीं पे यूज कर सकते हैं इसको, अभी फिलहाल नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल और कंसीडर करते हैं PCND, कंसीडर ट्रायंगल PCND। देखो इसको जूम करके देखो, C ये है, D ये है और ये P है, इनको मिला दो। ठीक है भाई, ये एंगल कितना था, तो ये एंगल था स्मॉल d5, तो बड़ा करके देखा तो हमको बड़ा दिख रहा है, ये CD, ये डिस्टेंस कितनी r, ये डिस्टेंस भी कितनी r। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन लेंथ, आता है फॉर्मूला, तो यहाँ पे थीटा कितना है d5, तो हमने d5 लिख दिया, r कितनी है CD, लेंथ कितनी है r, तो यहाँ से CD की वैल्यू कितनी आ गई r इंटू d5, यही आ गई ना r इंटू d5, तो ये वैल्यू यहां से हमने उठा के इसमें पुट कर दी, CD की जगह क्या लिख देंगे r d5, तो CD फिर से हटा दिया, अब इसकी जगह लिख दिया r d5, एक r कैंसिल, ऊपर वाला r कैंसिल हो गया, नीचे वाला एक पावर कैंसिल हो गई। ठीक है भाई, अब देखो इस फॉर्मूले में आ जाओ, इसमें
इसको रीअरेंज करते हैं हम, तो 1/r, इस r को cos फाई के नीचे ले आओ, इज इक्वल टू cos फाई अपॉन कैपिटल R, ये आ जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, 1/r, इसको d5 को साइड में रखो, यहाँ पे क्या है 1/r, ठीक है। इसकी जगह पे हम cos फाई बाय r लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी cos फाई अपॉन कैपिटल R। अच्छा भाई, ये तो आ गए स्मॉल लेंथ के लिए। लिमिट हमारी क्या है, फाई 1 से फाई 2 या फाई 2 से फाई 1। तो अब देखो ये हम फाई में ले आए, अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको रब कर रहा हूं भाई, स्मॉल का इंटीग्रेशन आ गया कैपिटल बी, मतलब हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। म्यू नॉट ओवर 4 पाई कांस्टेंट था तो बाहर, आई कांस्टेंट था तो बाहर, आर कांस्टेंट था तो बाहर, अंदर क्या बच गया cos फाई d5। और ये फाई क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, क्योंकि अगर इसको यहां तक लेके आएंगे तो फाई की वैल्यू अलग हो जाएगी और ये वैल्यू अलग लेंथ के लिए आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, कहां से कहां तक, -φ2 प्लस φ1। कोस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन, तो हमने वैल्यूज पुट कर दी, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई एज इट इज साइन फाई -φ2 प्लस φ1। अच्छा भाई, लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं, जो एज इट इज है, जो कांस्टेंट है उनको तो पहले लिख दिया, ठीक है। साइन जो चेंज हो रहा है उसकी जगह पहले अपर वैल्यू लिख देंगे φ1, माइनस जो नीचे है उसकी जगह ये वाली वैल्यू लिख देंगे, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ये रूल होता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये जो अंदर थीटा था ये माइनस का, ये बाहर वाले को माइनस कर देगा, तो जो ये अंदर -φ2 था ये बाहर वाले को माइनस कर देगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अच्छा भाई, इफ θ1 या φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन 91 साइन 91 1 प्लस 1 2, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई r मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये 2 बच गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई r। अच्छा, ये हम पहले भी कर चुके थे, दोबारा क्यों किया, ये हमारा बेसिक तरीका है जिसमें हम एंगल्स की टर्म में लेके आए। ठीक है, हमारे पास एक रूल है जो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट को रिलेट करता है, और वो रूल क्या है, बायट-सैवर्ट लॉ, मेन रूल है जो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट को रिलेट करता है। अच्छा भाई, एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बीच में रिलेशन दिया और इससे अच्छा रिलेशन दिया, उनका नाम क्या था, एम्पियर। ठीक है भाई, इसीलिए इन्होंने जो रूल दिया उस रूल का क्या नाम है, एम्पियर सर्किटल लॉ। अच्छा भाई, उन्होंने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, मान लिया, अब ये कंडक्टर के अंदर से आई करंट गया, तो हमको क्या पता है, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आई करंट जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अगर कंडक्टर सीधा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, इस टाइप का, इसके चारों तरफ ऐसे सर्कल जैसे ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, करंट ऊपर जा रहा है तो थंब इसकी डायरेक्शन में और फिंगर्स किसकी डायरेक्शन बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसी तरह से राउंड राउंड बन जाएगा। ये किसकी डायरेक्शन है, बी की, बी और आई के बीच में रिलेशन है। सपोज करो अगर इसके अंदर से आई करंट गया और इसने कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया, आई, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये आई करंट ने आई मैग्नेटिक फील्ड बनाया। अगर हम करंट को डबल कर दें, 2i कर दें, तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना बना देगा, 2i। ये b बाहर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है।
ठीक है, अगर करंट को हमने 3I कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बना 3I। बट डिफरेंस क्या है कि जब इस कंडक्टर के अंदर करंट चल रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड तब है इसके जब ये इसके अंदर बना रहा है। जैसे ही ये इससे बाहर निकलेगा क्या होगा कि मीडियम के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही बाहर आया पानी होगा, हवा होगी या कुछ और मीडियम होगा, तो उस मीडियम में से इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को निकलना पड़ेगा। तो क्या होगा, क्या जितना आई ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया बाहर भी उतना ही पहुंचेगा। तो आंसर है बाहर मीडियम है और मीडियम के पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जितनी अंदर थी बाहर उससे थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब कितनी कम हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट, म्यू टाइम्स, और ये म्यू क्या है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। उन्होंने क्या बोला कि देखो मान लिया हमने एक कंडक्टर लिया, इसने क्या बनाया इतने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड को उन्होंने काउंट किया तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसे ऐसे ये रेडियस अगर लेके चले छोटी छोटी तो 100 यूनिट रेडियस है। अगर ये लेंथ लेंगे तो ये डीएल हो गया। एक डीएल लेंथ के लिए ये कितना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है 5। तो इस पूरे सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड कितना बना, मैग्नेटिक फील्ड बना 5, तो एक डीएल बना रहा है और ऐसे ऐसे 100 डीएल है तो कितना बन गया 500 यूनिट, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि चलो इस सर्कल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इतना बड़ा कर दिया। पहले ये अगर 100 यूनिट था तो मान के चलो इसमें 100 रहेगा या ज्यादा हो जाएगा, लेंथ बढ़ गई तो डीएल की वैल्यू बढ़ जाएगी। हमें सिर्फ मानना है तो हमने मान लिया ये कितनी होगी, डीएल की वैल्यू होगी 500 यूनिट। ऐसे ऐसे 500 जो ये पोर्शंस थे हमने ये बना दिए। अब एक पोर्शन में जैसे पहले 5 का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, क्या बड़े वाले में उतना ही बनेगा। तो हमारे पास अभी फॉर्मूला आया था B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I बाय R, और इसको अगर साइन फाई 1 प्लस फाई 2 को आधा कर मतलब 90 कर दे तो ये 2, तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। R बढ़ेगा तो B की वैल्यू कम, R बढ़ रहा है तो B की वैल्यू कम। अगर ये 5 था तो 5 से कम होगा, कितना कम हो गया 1। तो टोटल कितना रहा 1 गुना में 500 यूनिट। तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, फिर इससे छोटा सर्कल बना के देखा। अभी छोटे सर्कल में देखते हैं, अगर इसमें 100 यूनिट बन रहा था इसमें 500 बन रहा था तो इसमें कितना बनेगा 100 से कम, तो बोला 50 बन गया। एक डीएल में कितना, एक डीएल में आया 10 यूनिट, तो टोटल कितना मैग्नेटिक फील्ड बना 10 गुना में 50 500। तो उन्होंने क्या बोला कि एक चीज कांस्टेंट रह रही है, वो क्या है, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम डीएल से मल्टीप्लाई करते, लेंथ से मल्टीप्लाई करते, तो ये चीज क्या आ रही है कांस्टेंट, ठीक है। ये बना क्या रहा है, आई करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट था और इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। अगर ये इस वायर के अंदर रहता तो कितना रहता आई, अगर इस वायर से बाहर आ जाएगा तो कितना हो गया म्यू आई, क्योंकि मीडियम से इंटरेक्ट करेगा। ये भी बी है और ये भी बी है, कांस्टेंट है, कितना होगा बी डी एल इज इक्वल टू म्यू आई। अगर इसके बाहर एयर है तो ये म्यू क्या बन जाएगा म्यू नॉट आई। अच्छा भाई ये बी कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर लगा दिया। डीएल कैसा है, डीएल की डायरेक्शन होती है, ये देखो ऊपर जा रहा है, ये डीएल है और करंट यहाँ पे है तो इसकी डायरेक्शन है, ये भी डायरेक्शन होगी। क्या करंट की डायरेक्शन होती है, तो आंसर है करंट की डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर है। इट मींस दो वेक्टर का प्रोडक्ट कर रहे हैं और एक स्केलर मिल रहा है तो ये क्या है स्केलर प्रोडक्ट है, और स्केलर प्रोडक्ट में क्या आता है बी डी एल कोस थीटा, बी एज इट इज डी एल एज इट इज। दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट स्केलर देगा तो क्या आ जाएगा कोस थीटा, और ये क्या है क्लोज लूप के लिए है, इसके आगे क्लोज लूप लगा दिया, और ये किसके बराबर आ रहा है म्यू नॉट आई। ये किसके लिए था, एक सर्किट के लिए, दिया किसने था एम्पियर ने, इसलिए इस रूल का क्या नाम है
एम्पियर सर्किटल लॉ। समझ में आया है? अच्छा भाई, इतनी बड़ी राम कहानी नहीं लिखनी है पेपर में। पेपर में क्या लिखना है, इसको जो ये फॉर्मूला है इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B into dl is equals to mu naught times the total current flowing through that conductor। सिर्फ इतना, एक नंबर में आ जाएगा, दो नंबर में आ जाएगा। लेकिन इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं, थ्योरेटिकल क्या आता है, डेरिवेशन आती है। जैसे अभी हमने ये फॉर्मूला यूज करके ये फॉर्मूला बनाया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे और यही फॉर्मूला बनाएंगे। अभी देखना, इसमें हमने कितनी मेहनत की थी, कितना ज्यादा बड़ा मतलब अज्यूम किया था, ये मानो वो मानो। यहां से देखो कैसे करेंगे। तो एम्पियर सर्किटल लॉ को करने का हमारे पास एक तरीका है। हमने जैसे गोसला किया था, गोसला में हमने क्या किया था, 4 स्टेप किए थे। पहला स्टेप क्या था, कंसीडर गॉसियन सरफेस। इन गोसला, एक बार इसको भूल जाओ। गोसला में क्या किया था, पहला स्टेप कंसीडर गॉसियन सरफेस, दूसरा डिफाइन सिमेट्री, और ये सिमेट्री किस किस के बीच में, ई एंड डीएस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, ठीक है। ये पहला एक स्टेप हो गया। दूसरा कैलकुलेट ई डॉट डीएस, तीसरा कैलकुलेट टोटल चार्ज, और चौथा अप्लाई गोसला। और गोसला क्या था, ई डॉट डीएस और इसका क्लोज लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये 4 स्टेप थे जिसके लिए हमने बहुत सारे सरफेसेस के लिए, बहुत सारे स्ट्रक्चर के लिए मैग्नेट ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था। कैपेसिटर के लिए भी किया था, सिलेंडर के लिए भी किया था, याद है, किया था। इसी तरह से हम क्या करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे। पहला, इसमें हमने क्या किया था, कंसीडर गॉसियन सरफेस। ये क्या है, एम्पियर रूल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कंसीडर एम्पीरियन लूप। एक लूप मान के चलेंगे। लूप क्या होता है, कंटिन्यूअस सरफेस, ठीक है। अच्छा, दूसरा, इसमें हमने क्या किया था, डिफाइन सिमेट्री बिटवीन ई एंड डीएस। हम यहां भी क्या करेंगे, डिफाइन सिमेट्री। सिमेट्री डिफाइन करने का मतलब क्या था, जो हमारा थीटा था, हम थीटा की वैल्यू बताएंगे, 90 है, 0 है, कितना है। डिफाइन सिमेट्री किस किस के बीच में, डीएल और आर के बीच में, ठीक है, थीटा की वैल्यू। तीसरा, इसमें हमने क्या फाइंड आउट किया था, ई डॉट डीएस। तो इसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बी डॉट डीएल। ये दूसरे में ही आ जाएगा भाई, डिफाइन सिमेट्रिक थीटा डिफाइन किया, उसके बाद बी डॉट डीएल की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तीसरा, जैसे इसमें हमने टोटल चार्ज फाइंड आउट किया था कि जो हमने गॉसियन सरफेस मानी है उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, इसी तरह से जो हमने लूप माना है उसमें टोटल करंट कितना है, टोटल करंट इन लूप, ठीक है। चौथा, अप्लाई गोसला, अप्लाई एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ क्या है, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये स्टेप करेंगे तो हमारा ये वाला आंसर 1 मिनट से पहले आ जाएगा, ठीक है भाई। ये देखो, ये समझाने के लिए मैंने इतना लिखा है। अगर इसको हम, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। पहले हमने अभी क्या किया था, ये सरफेस मानी थी, स्ट्रेट कंडक्टर, इसमें आई करंट जा रहा है। तो देख, ये गिवन है कि इसमें टोटल करंट कितना है, आई, ये दे रखा है। तो तीसरा स्टेप हमारा हो गया। अब इसके लिए सरफेस कैसे मानोगे, इंपीरियल लूप, ऐसा स्क्वायर मान सकते हो। अगर हम इसको हम ऐसे स्क्वायर मानते हैं, रेक्टेंगल मानते हैं,
तो इसके लिए तो क्या हो गया, ये डिस्टेंस r हो गई। क्या इस पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस सेम है? क्या इस पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस सेम है? क्योंकि हमें तो इस पॉइंट पे निकालना है, तो सिमेट्री नहीं हुई। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ऐसा एक ये मान के चलते हैं। अब ये कंडक्टर है, इसके चारों तरफ ऐसे लूप बना दिया, तो किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो डिस्टेंस r है। अगर पॉइंट चेंज करोगे तो ये r हो गया, सर्कल ही है। हाँ सर्कल। तो ये पॉइंट P आ गया, और यहां से यहां तक कितना है डिस्टेंस r। अच्छा भाई, करंट एलिमेंट कहाँ है? ऊपर की तरफ। थीटा कितना हो गया? 90। करंट सीधा है इस तरफ 90। अगर इन दोनों के बीच में निकालते हैं तो 90। अगर यहाँ पे देखते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो कितनी होगी? यहाँ से अंदर की तरफ। ठीक है, इस केस में थीटा कितना आता है? 0 डिग्री। देखो भाई, अगर यहाँ पे हम इसको डीएल मान के चलते हैं, तो जो हमने पहला केस किया था, जैसे ये छोटा छोटा मान के हमने किया था और ये वैल्यू निकाली थी, फिर से हम उसी प्रोसीजर पे आ गए। अगर हम एम्पीरिकल लूप लेके चल रहे हैं, तो अगर ये कंडक्टर है, तो इसके राइट साइड से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी और लेफ्ट साइड से बाहर। यहाँ पे बोर्ड पे हम अंदर की तरफ दिखा नहीं सकते, इसलिए हमने इस तरह से लूप दिखा दिया। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे अगर हम डीएल मानेंगे तो डीएल की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन सेम हो गई। ये इस तरह से लूप बना रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को पकड़ो तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, और जो ये डीएल बनेगा ये भी अंदर, तो दोनों के बीच में थीटा कितना? 0 डिग्री। हमें कैलकुलेट क्या करना है? बी डी एल कोस थीटा। कोस 0 की वैल्यू 1, तो हमारे पास ये कितना आ गया? बी डी एल इंटीग्रेशन। अच्छा भाई, बी तो क्या है? इस पूरे सर्कल के लिए कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन किसका होगा? डीएल का। सर्कुलर के लिए इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 पाई आर। तो b इंटू 2 पाई आर, ये रेडियस r है तो स्मॉल r। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप कितना है? i, ये तो हमें गिवन है। चौथा स्टेप अप्लाई कर दो, अप्लाई गॉस लॉ। b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट i, म्यू नॉट एज इट इज। अब i की वैल्यू गिवन है i, b कांस्टेंट था तो बाहर, dl की वैल्यू कितनी थी? 2 पाई r, तो 2 पाई r। यहां से b एज इट इज म्यू नॉट i ओवर 2 पाई r। ये देखो भाई, ये हमने किससे किया? एम्पियर सर्किट लॉ से, ये वाला। और ये हमने रेगुलर, जो हमारा स्मॉल लेंथ लेके हमने कंसीडर किया था, वो ये दोनों बराबर है। यहाँ पे ये डिस्टेंस, जब हमने ये यहां से ऐसा किया था, तो ये डिस्टेंस कितनी थी? कैपिटल आर, तो कैपिटल आर आ गया था। तो ये कितना है? स्मॉल आर। बुक में देख, दोनों में सेम मिलेगा। अगर हम स्मॉल आर लेके चलेंगे तो स्मॉल आर, कैपिटल आर लेके चलेंगे तो कैपिटल आर। इज इट क्लियर? अच्छा भाई, ये तो किसके लिए था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर। अब हमने क्या किया, ये तो एक स्ट्रेट कंडक्टर था। देखो, अगर हम पूरा बंडल लेके चले, बंडल मतलब ये इस तरह का पूरा बड़ा कंडक्टर ले लिया। देखो, इसके अंदर बहुत सारी वायर्स हैं। ठीक है भाई, अब देखो इसमें से करंट कहाँ जा रहा है? यहां से ऊपर की तरफ निकल रहा है। यहां से अंदर जाएगा, वहां से बाहर निकलेगा। अब हमें क्या करना है, इसमें से टोटल करंट कितना है? आई। ठीक है, और जो ये सिलेंड्रिकल शेप ली है हमने वायर की, इसकी डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल आर। ठीक है, हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। निकाल सकते हो? मुश्किल है या इजी है? यूजिंग गॉस लॉ, सॉरी यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ कर सकते हो। 2 मिनट है, 2 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है ये, फटाफट।
देखो भाई, इसका आंसर क्या है? दिस इज सेम एज प्रीवियस वन। सिंपल। ये बड़ा है, इसको दूर से देख, ये आपको एक सिंपल वायर दिखेगी, राइट? इसमें से मैंने करंट कितना बोला? आई करंट जा रहा है। इसके लिए यहाँ पे इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। हमारा आंसर अभी क्या आया था? वो एज इट इज, चारों स्टेप सेम। फिर इसकी कुछ तो है। हाँ, डिफरेंस क्या आया? अगर ये कर ले और ये कर ले तो डिफरेंस क्या है, राइट? ठीक है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस था स्मॉल आर, तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई स्मॉल आर। ठीक है, अगर इस पॉइंट को हम उठा के इस सरफेस तक ले आए, ठीक है, तो ये स्मॉल आर की जगह क्या हो जाएगा? कैपिटल आर। तो B कितना आ गया? एट सरफेस म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई कैपिटल आर। डिफरेंस कहाँ आता है? अगर इस पॉइंट को हम अंदर कहीं ले आए, ये पॉइंट बाहर था ना P, इसको अंदर कहीं ले आए, तो ये देखिए इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कैपिटल आर। अब यहाँ पे करना होगा तो हमको चारों स्टेप लगाने पड़ेंगे इस पॉइंट P पे। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा? कंसीडर एम्पीरियन लूप। इसके लिए देखते हैं, तो इसके लिए भी हमारा ये ऐसे सर्कुलर बन रहा था, पहले वाले में भी इसके लिए भी क्या था? सर्कुलर था। तो पहला स्टेप सेम हो गया। दूसरा स्टेप, इसमें से टोटल करंट कितना था? आई, और इसमें से भी आई, तो ये भी सेम हो गया। हमें सिमेट्री डिफाइन करनी थी बी और डीएल के लिए। अगर हम ये सर्कल बनाते हैं तो बी भी इस डायरेक्शन में, डीएल भी इस डायरेक्शन में, तो थीटा कितना? 0 डिग्री। अब बी डीएल कोस थीटा, बी तो कांस्टेंट है, कोस 0 की वैल्यू 1, तो हमको क्या निकालना था? सिंपल डीएल, और डीएल की वैल्यू इस आर पे जो बाहर हमने लूप कंसीडर किया था उस पर डिपेंड कर रही थी, तो ये 2 पाई आर हो गया था, स्मॉल आर, और ये बी एज इट इज। तो ये तो पहले वाला ही तो चल रहा था सारा। डिफरेंस कहाँ आया? जब हम इसके अंदर गए। करके दिखाऊं क्या पहले वाला? अगर कंफ्यूजन है तो देख, कंफ्यूजन है तो देख। अच्छा भाई, हमारे पास ये गिवन है, एक सिलेंड्रिकल शेप में वायर गिवन है जिसके अंदर से बहुत सारी वायर्स हैं जिसमें से करंट ऊपर जा रहा है। ये पॉइंट हमने पी लिया, यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो पहला स्टेप हमारा क्या है? कंसीडर एम्पीरियन लूप। और किस तरह का लूप? इसके लिए हमने ऐसे ये एक सर्कुलर लूप कंसीडर कर लिया, जैसा हमने पहले वाले केस में किया था। अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर। पहला स्टेप हमारा क्लियर है। और इस सर्कुलर के लिए हमने देखा था, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ये डीएल भी इसके टेंजेंट इसी डायरेक्शन में होगा, तो थीटा कितना? 0 डिग्री। और हमको कैलकुलेट करना है बी डॉट डीएल। आगे देखो, और इसको हम लिख सकते हैं बी डीएल कोस थीटा। थीटा की जगह 0, तो कोस 0 की वैल्यू 1, तो ये बी डीएल आ गया। अब बी क्या है? इसके लिए कांस्टेंट है, तो हमको इंटीग्रेशन किसका करना है? डीएल का, ये स्मॉल लेंथ, और इसको अगर पूरा करेंगे तो सरकमफ्रेंस के बराबर आएगा। रेडियस आर है, तो ये कितना आ गया? बी इंटू 2 पाई आर। ठीक है, इसमें से टोटल करंट कितना जा रहा है? आई, तो हमने थर्ड स्टेप भी लिख दिया, टोटल करंट आई। चौथा स्टेप क्या है? बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी डॉट डीएल की वैल्यू ये है, बी इंटू 2 पाई आर, और ये म्यू नॉट आई। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई स्मॉल आर। वही सेम। अच्छा भाई, अब देख, अब हमने क्या किया? इस पॉइंट P को उठा के ना, अंदर नहीं, हमने इसको इसकी सरफेस पे रख दिया।
तो पहला स्टेप हमको क्या करना है, एम्पीरियन लूप। पहले जब हमने बाहर कंसीडर किया था, तो अब की बार हम इस सरफेस तक का कंसीडर करेंगे। इसी सर्कल हाँ, तो अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ से इस डायरेक्शन में है तो डीएल भी इसी डायरेक्शन में होगा। सेकंड स्टेप से फिर हमको क्या करना है, ये डीएल फाइंड आउट करना है। अब की बार रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। तो ये जो स्मॉल आर लिया था इसकी जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर। तो बी डॉट डीएल की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी इंटू 2 पाई कैपिटल आर। अब देख सारा करंट तो इसके अंदर ही है, सरफेस के अंदर है, तो अभी भी करंट कितना है, आई। तो टोटल करंट आई। अब ये अप्लाई कर देंगे तो ये स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा। इनसाइड कितना था, सॉरी बी आउटसाइड कितना था, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई स्मॉल आर। ठीक है, एट सरफेस बी एट सरफेस म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये पॉइंट को सरफेस से हटा के थोड़ा सा अंदर शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। तो पहला स्टेप हमको क्या करना पड़ेगा, एम्पीरियन लूप। तो यहाँ पे हम एम्पीरियन लूप लेंगे तो ये इतना आ गया। क्या ये डिस्टेंस आर के बराबर है, नहीं है, तो इसको हमने बोल दिया ये कितनी है, स्मॉल आर। अगर स्मॉल आर ना लो तो इसको आप ले लो एक बार एक्स। ठीक है, अच्छा भाई, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो डीएल की डायरेक्शन भी क्या होगी, यही होगी। थीटा कितना, 0 डिग्री, क्योंकि हमने सरफेस वैसी ही मानी है जैसी बाकी दो केसेस में मानी थी। अच्छा, फिर हमको क्या करना है, कैलकुलेट बी डॉट डीएल। ठीक है, बी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसका, डीएल का। अब डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा, 2 पाई आर, और आर क्या है आपकी बार, एक्स के बराबर है, तो 2 पाई एक्स, क्योंकि रेडियस एक्स है तो एक्स के बराबर आ गया। दिक्कत कहाँ आती है, टोटल करंट कितना है, टोटल करंट इसके अंदर तो आई से कम। राइट। ये देख, ये इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है पाई आर स्क्वेयर। पाई आर स्क्वेयर एरिया में करंट कितना, में करंट आई, तो यूनिट एरिया में कितना होगा, 1 यूनिट एरिया में आई बाई पाई कैपिटल आर इसका स्क्वायर। अब हमें तो इतने एरिया में करंट देखना है ना, तो क्या करेंगे, पाई एक्स स्क्वायर एरिया में करंट कितना, आई बाई पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द पाई एक्स स्क्वायर। ये आई की 10 रुपए में कितनी चॉकलेट आती है, एक मान ले, 5 मान ले। ठीक है, तो 1 रुपए में कितनी आएगी, 30/30। 10 की जगह अगर अब हमें 5 में निकालनी है तो क्या करेंगे, पांच एक के लिए निकाल लिया, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर। अब ये जो एरिया है ये यूनिट के लिए आ गया, एक के लिए आ गया। अब हमें निकालना इसके लिए है, तो इसको पाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई से पाई कैंसिल, तो टोटल करंट कितना आ गया, आई एक्स स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। टोटल करंट आ गया, बी डॉट डीएल आ गया, अप्लाई कर दो। बी डॉट डीएल की जगह बी इंटू 2 पाई एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट आई की जगह आई एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर 2 पाई एक्स इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, इस x से ये x कैंसिल हो गया। अब ये x क्या है, ये x रेडियस है सर्कल की। ठीक है, तो यहां से क्या दिख रहा है आपको, दिस b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x। कहां पे, इनसाइड। अगर हम x ना लेके इसको r लेके चलते, इस x को अगर हम r लेके चलते तो क्या होता, ये r हो जाता स्मॉल, ये स्मॉल r हो जाता, राइट। इनसाइड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरफेस पे आके कितना हो गया, मैक्सिमम।
सरफेस पे आके मैक्सिमम, क्योंकि ये आर कैपिटल आर के बराबर आ जाएगा। जैसे ही सरफेस के बाहर गए ये क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, घटना स्टार्ट हो गया। अब ये क्वेश्चन कहाँ आता है आपका, नीट में, आईआईटी में, इस तरह का क्वेश्चन। क्लियर है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया इसका इनसाइड के लिए। लेकिन जो इसका कंक्लूजन निकला वो कहाँ आता है, आईआईटी या नीट के एग्जाम में आता है। किस तरह से आता है, हाउ द मैग्नेटिक फील्ड वेरीज व्हेन वी मूव फ्रॉम द, जो ये एक्सिस है, व्हेन वी मूव फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर टू आउटसाइड। एक्सिस पे 0, एक्सिस से आगे बढ़ेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, चल इस क्वेश्चन को लिख देता हूं मैं ताकि ध्यान रहे। How the magnetic field B varies when we move from axis to outside the surface of a conductor, of a current carrying conductor। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या होगा, ग्राफिकली शो करो। ये आपको 4 ग्राफ दिए हुए होंगे इस तरह से, 1 2 3 4, बताओ भाई कौन सा होगा। ठीक है भाई, इस तरह का क्वेश्चन कहाँ आता है, नीट में, आईआईटी में आ सकता है, और पहले आया